तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आप ही के चैनल में। कल की वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं, सप्तऋषि किसे कहते हैं, लघु सप्तऋषि किसे कहते हैं और बृहद सप्तऋषि किसे कहते हैं। कुल मिलाकर के कल हम लोगों ने तारामंडल के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। ध्रुव तारे की स्थिति हम लोगों ने देख लिया था, बृहद तारे की स्थिति हम जान गए थे, और ओरियन स्टार को हंटर स्टार क्यों कहा जाता है ये हम लोगों ने जान लिया था। 89 तारामंडलों में से जो पूछे जाने वाले तारामंडल, जो मेन 5-4 तारामंडलों के नाम हम जान लिए थे: उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन और हाइड्रा। ठीक है। और कल की वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा नक्षत्र के बारे में ऊपर की जानकारी जो है हम लोगों ने देख ली थी। आज जो है हम नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, और ये नक्षत्र का टॉपिक भी छोटा ही होगा, तो इसके बाद हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, नक्षत्र का टॉपिक जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि नक्षत्र भी जो है 27 तारों का एक समूह है। ठीक है, 27 तारों का भी एक समूह होता है जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा या फिर 360 डिग्री के एंगल में वो घूमते रहते हैं। तो पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, जिससे हमको ठीक से समझ में आएगा। ये है हमारा सूर्य, ये हमारा सूर्य है, और इसके चारों ओर जो है नक्षत्र इस दिशा में घूम रहे हैं। ठीक है, इस दिशा में जो है नक्षत्र चारों ओर ये घूम रहे हैं। ये समझ आइए, ये सारे डॉट्स नक्षत्र हैं। ये 27 तारे, ये नक्षत्र के सारे समूह हैं। ये 27, ये जितने एक एक डॉट है, तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसमें एक एक तारे हैं, इसके आर पार आजू बाजू ऊपर नीचे बहुत सारे तारे हैं। ठीक है, ये हो गया सूर्य, इसके चारों ओर 360 डिग्री के एंगल में बहुत सारे तारे घूम रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं, आप लोगों को ये पता ही है कि सूर्य जो है अपने जगह में, मतलब अपने जगह में ही अपना चक्कर, मतलब अपना राउंड सूर्य अपने जगह में अपना एक चक्र पूरा कर लेता है। कितने दिनों में पूरा कर लेता है? तो वो पूरे 12 महीनों में पूरा करता है, 365 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, पूरे 12 महीने लगते हैं सूर्य को अपना एक चक्र पूरा करने में। तो हम इसे समझेंगे कि अगर सूर्य 12 महीने में एक चक्र पूरा करता है तो एक महीने में वो कितने डिग्री घूमता है, ये सभी जानकारी जो है हमको यहाँ निकालने पड़ेगी। उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि राशि क्या होता है और नक्षत्र कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सूर्य, इसके चारों ओर नक्षत्र 360 डिग्री के एंगल में घूम रहे हैं। अब इसी में हम जो है एक और ग्राफ खींच लेते हैं, अलग से ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा। चलो, ये हो गया सूर्य, ये हो गया 360 एंगल में घूमते हुए नक्षत्र। अब हम इसको बांटेंगे 12 खंडों में, क्योंकि दोस्तों आप जान रहे हैं कि सूर्य जो है अपना चक्र पूरा करने में 12 महीने का समय लगाता है। ठीक है, तो अब हम इसे 12 खंडों में बांट देते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 4, यहाँ हो गया 6, ये आ जाएंगे 8। ठीक है ना, 1 2 2 3 4 5 6 7 8। अब कैसे खींचें? तो ये हो गया 9 10, और 2 चाहिए अपने को, यहाँ से लाते हैं, ये हो गया 12। आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा और जो है सटीक बनाइएगा। सूर्य को अब यहाँ कर लेते हैं, ये हो गया हमारे सूर्य। अब इसके चारों ओर जो है नक्षत्र घूम रहे हैं। ठीक है, और ये 12 महीने में, चूँकि ये 12 महीने में अपना चक्र पूरा कर लेता है, इसलिए हम लोगों ने इसमें 12 खंड बांट दिए। अब हम लोगों को पता लगाना है कि ये एक महीने में कितने डिग्री घूमता है। तो ये इसका पूरा एंगल जो है 360 डिग्री का एंगल है, और ये घूमता कितने में है? 12 महीने में। तो अगर हम इसे काट देंगे तो हम इसका ना इसका मान निकलेगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे एक महीने का। तो एक महीने में सूर्य जो है 30 डिग्री घूमती है, और इसी 30 डिग्री को हम कहते हैं राशि। ये 30 डिग्री जो है राशियों को बताता है, राशिफल इसी 30 डिग्री के आधार पर निकाला जाता है। ये 30 डिग्री राशिफल को बताएगी। ठीक है,
राशिफल का मान जो है ज्योतिष शास्त्र में इसी 30 डिग्री के आधार पर निकलता है। जैसे कि अगर सूर्य जो है यहाँ से यहाँ तक सपोज मत कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 डिग्री है, ठीक है। तो सूर्य जब यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री एंगल पर घूम जाएगा तो उसी के आधार पर फिर जो है राशिफल निकाला जाता है। अब हम जानते हैं कि राशि से 30 डिग्री के मान को हम राशि कहते हैं। अब हम समझेंगे कि एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 30 डिग्री है तो इसे हम एक राशि कहेंगे और इसके चारों ओर जो है 27 नक्षत्र घूम रहे हैं। तो 27 नक्षत्र कैसे एडजस्ट हुए हैं इन सब में, अब हम इसे निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 27 नक्षत्र और ये हमारा हो गया 12 महीना। अगर हम इसे काट दें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मान है वो 2.25 12 दूनी 24 और आगे 3 बढ़ा दीजिए तो 5, ठीक है। तो ये हमारा 2.25 का जो है ये 2.25 ये हो गए हमारे नक्षत्र। तो एक राशि में कितने नक्षत्र? 2.25 नक्षत्र। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, मान लीजिए कि हम इस वाले खंड को ले लेते हैं। ये 30 डिग्री का एक खंड एक राशि है, तो इसमें एक राशि में 2.25 नक्षत्र कैसे होंगे? ये 1 नक्षत्र, ये 2 नक्षत्र। अब जो है 25% जो है हम इधर ले लेते हैं, 25% और 75% जो है हम इधर ले लेते हैं। ये हो गया पूरा 2.25, ठीक है। ये 2.25 नक्षत्र हो गए। तो हम कह सकते हैं कि अगर सूर्य के चारों ओर 27 नक्षत्र घूम रहे हैं तो एक राशि में जो हमारे 2.25 नक्षत्र होंगे। अब ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि ज्योतिष शास्त्र अब ये कहेगा कि अगर वो मान के चलिए अगर कोई लड़का पैदा हुआ है, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका राशि जो है वो है कैसे निकालेंगे। अगर कोई लड़का पैदा हुआ है तो उसकी वो राशि कैसे निकालेंगे? इसे हम मान लेते हैं 10वीं राशि, मान के चलिए ये 10वीं राशि है, गिनती के आधार पर ये 10वीं राशि है। तो एक राशि में जो है एक ही बच्चा पैदा नहीं हुआ है, कई सारे बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है। कई सारे बच्चा जो है पैदा हुआ है तो उसका उन सब का लेकिन क्या है कि अलग अलग राशि, उनका सबका नक्षत्र जो है ना अलग अलग होगा। राशि फिर भी अगर 10वां हम लिए तो राशि तो फिर भी एक ही हो जाएगा, लेकिन नक्षत्र जो है वो सारे बच्चों के अलग अलग होंगे। तो वो कैसे डिसाइड किया जाता है? तो वो डिसाइड करेगा, अब ज्योतिष विज्ञान वो उसको ऐसा डिसाइड करता है। इसके लिए अलग ग्राफ बना देता हूँ मैं। ये हमारा है सूर्य, ये सूर्य है। अब इसके चारों तरफ जो है ये 27 नक्षत्र पूरे घूम रहे हैं। ये 27 नक्षत्र जो है पूरे घूम रहे हैं इस सूर्य के चारों तरफ। अब 10वीं राशि में अगर कोई लड़का पैदा हुआ है, राशि तो उसका वही होगा, अब उसका नक्षत्र कैसे बदलेगा, इसे ज्योतिष विज्ञान कैसे बताता है ये समझ लिए। अगर मान के चलिए ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में पृथ्वी घूम रही है और दिसंबर के महीने में मान के चलिए पृथ्वी जो है यहाँ पहुँच गई है। ये हमारी पृथ्वी दिसंबर के महीने में यहाँ पहुँची हुई है। तो महीना तो कोई पृथ्वी का स्थिति जो है ये अंतरिक्ष विज्ञान भी अच्छे से जानता है और ज्योतिष विज्ञान है उसको भी अच्छे से पता है कि दिसंबर के महीने में जो है पृथ्वी की स्थिति कहाँ होती है। तो सपोज दैट पृथ्वी की स्थिति जो है दिसंबर के महीने में यहाँ है, तो अगर यहाँ है तो इसके मान यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक, समझ जाइए यहाँ पर आ जाएगा मकर समूह के नक्षत्र यहाँ आ जाएंगे, ये मकर समूह हो जाएंगे। और इसके ठीक आगे कहीं पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसके कर्क समूह आ जाएगा। ये सामने ही होते हैं, आपस में ही होते हैं। तो इस समूह को हम मान लेते हैं कर्क समूह और ये सब जो हैं इसे हम नक्षत्र मान लेते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं नक्षत्र हैं जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। अब कोई लड़का पैदा हुआ है 10वीं राशि में, अब इसका समूह जो इसका राशि जो है, इसका नक्षत्र जो है ज्योतिष विज्ञान वाले कैसे निकालेंगे? तो वो देखेंगे कि ये दिसंबर का महीना है, यहाँ ये पृथ्वी जो अब यहाँ पहुँची है और उस महीने में कौन सी राशि पृथ्वी के ठीक सामने है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है अभी ये है मकर समूह जो है अभी पृथ्वी के ठीक सामने दिखाई दे रहा है दिसंबर के महीने में। तो फिर वो नक्षत्र हो जाएगा मकर नक्षत्र का वो लड़का पैदा हो, उसे मकर नक्षत्र के चीज़ में श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है ये तो अंतरिक्ष विज्ञान ने बताया है कि सूर्य के चारों ओर नक्षत्र घूम रहे हैं। तो ज्योतिष विज्ञान यहाँ बता करके
रुक जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान इतना ही बता करके स्टॉप हो जाता है। उसके बाद नक्षत्र वाले क्या कहते हैं, नक्षत्र समूह वाले वो एक मोटा मोटी अनुमान निकाला, सर्वे किया हुआ है, 50 हजारों सालों से एक सर्वे निकाला हुआ है कि अगर कोई लड़का, अगर कोई बच्चा मकर समूह में पैदा हो रहा है तो उसका जो है रहन सहन, उसका चाल ढाल कैसा होगा, ये एक एवरेज सर्वे निकाला हुआ है, जिसके अनुसार पर जो कह देते हैं कि आपका लड़का ऐसा होगा, आपका बच्चा ऐसा होगा, इस दिस दैट कर करके ये सारे जो है सर्वे के अनुसार से बता दिया जाता है। अब जो है सूर्य के चारों ओर सिर्फ पृथ्वी ही चक्कर नहीं लगा रही है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी ही चक्कर नहीं लगा रही है, और भी सारे कई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे ग्रह मंडल में पढ़ेंगे सौर मंडल में, ठीक है, तो पता चल जाएगा और कौन कौन से ग्रह हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर जो है अगले ही पथ पे जो है यहाँ पे शनि चक्कर लगा रहा है। अब ये शनि भी मान के चलिए यहीं पर पहुँच गया है। तो अब बताएंगे कि पृथ्वी से शनि की दूरी जो है वो पास है और जो मकर समूह है वो दूर है। तो यहाँ पर क्या है कि शनि का जो है यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा पड़ जाएगा पृथ्वी पे उस समय, और उस समय अगर कोई लड़का पैदा होता है तो फिर उसी को हम पंडित लोग कह देते हैं कि अब शनि की छाया है, मंगल की माया है, वो यहीं से अनुमान निकाल करके कह दिया जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान सिर्फ और सिर्फ इतना ही बता के स्टॉप हो जाता है। उसके बाद जो है ज्योतिष विज्ञान नक्षत्र और सूर्य पे आधार करके इतना बाकी जो है नक्षत्र और राशि का अनुमान बताते हैं, ठीक है। तो राशि में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, नक्षत्र में बताने के लिए कुछ नहीं है, नक्षत्र में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है जितना आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोटा मोटी सवाल उतना ही मैं बता रहा हूँ। इसके बाद नक्षत्र हम लोगों को थोड़ा सा और आगे पढ़ना है, वो है हम सौर मंडल में जब ग्रह पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम और थोड़ा सा नक्षत्र के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारा नक्षत्र यहाँ पर पूरा हो जाता है। मैंने आप लोगों को पहले जो है हमारा क्लस्टर बताया था, क्लस्टर के बारे में बताया था हम लोगों ने। मैंने आपको पहले जो है अपने क्लस्टर के बारे में बताया था, कई बार बताया था। और क्लस्टर में हमारे जो है हमारी आकाशगंगा का नाम बताया था, हमारे पड़ोसी आकाशगंगा का सबसे करीबी जो है उसका नाम बताया था। एक और आकाशगंगा थी जिसे तीनों को जोड़ करके एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा NGC 733। इसे NGC 733 न लिख के सिर्फ और सिर्फ NGC 33 लिख देते हैं, ठीक है, जिनको मिला करके एक सुपर क्लस्टर का निर्माण हो जाता है। इसका नाम मैंने नहीं बताया था आपको, जो पे अभी इसलिए इससे जो है मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है हमारा यहाँ पर नक्षत्र जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये इस सिद्धांत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हमें पता चलेगा कि कैसे जो है तारे, ग्रह या फिर नक्षत्र कैसे बने, वो इसी सिद्धांत के आधार पर आधारित है। इसे ही कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे जो है हम शायद 9th या 10th में पढ़ चुके हैं। उस समय बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक सिद्धांत हमें ये रटवा दिया गया था। जो आज हम इस सिद्धांत को थोड़े से अच्छे डीपली जानकारी लेंगे इसके बारे में, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉर्ज लेमन तेरे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमन तेरे, इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमन तेरे ने दिया था, ठीक है। इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमन तेरे ने दिया था, जो कि उस समय पे करोड़ों साल पहले, जो उस समय पे ये बेल्जियम के ईसाई धर्म के पादरी हुआ करते थे। जॉर्ज लेमन तेरे बेल्जियम के जो चर्च था उस समय ईसाई धर्म के ये पादरी हुआ करते थे। आप सोचिए ये पादरी थे, अगर कोई पादरी पंडित दिखा देता तो समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ या फिर जंतर मंतर के बारे में ही जानता होगा, लेकिन आप सोचिए कि ये उस समय बेल्जियम के चर्च के एक ईसाई धर्म के पादरी थे, जो इतने ज्ञानी थे कि इन्होंने महाविस्फोटक का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और आज की डेट में जो है सबसे बड़े पादरी हैं वो हैं शायद
इटली के पॉप फ्रांसिस, हाँ वही हैं, इटली के पॉप फ्रांसिस हैं जो इटली में बेनिकर सिटी के रहने वाले हैं। तो वो आज की डेट में वो सबसे बड़े पादरी वही हैं, जो वो भी जो है बहुत बड़े क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग टॉपिक पे वो अपना मास्टरी कर चुके हैं। जो पॉप फ्रांसिस जो वेटिकन सिटी से रहने वाले हैं, इटली के हैं। अब क्या है कि इन्होंने क्या बताया, जॉर्ज लेमन तेरे ने क्या बताया, 15 करोड़ साल पहले, ठीक है, 15 करोड़ साल पहले, 15 मिलियन, ठीक है, 1.5 करोड़ हो गया इसका, 15 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा तारा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, और जो बहुत ही ज़्यादा घनत्व का तारा था, इनके अनुसार जो इन्होंने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। जॉर्ज लेमन तेरे ने कहा कि 15 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा तारा था जो किसी खिंचाव के कारण जो है वो फूट गया, ठीक है, किसी खिंचाव के कारण जो है वो फूट गए। तो उसी फूटने के, उसी विस्फोट की वजह से जो कण जो ठोस रूप में गोले अलग हुए, उसे ही मिलाकर के कह दिया गया कि यही जो है वे तारे हैं, यही है तारामंडल, यही है नक्षत्र। उन्हीं टुकड़ों को कह दिया गया कि यही है तारे, यही है पूरी आकाशगंगा जो है इसी एक तारे के टूटने से बनी है, ये इनके अनुसार ऐसा कहा गया। तो कोई भी बहुत ज़्यादा घनत्व का अगर कोई सामान टूटता है तो चाहे अगर इतना बड़ा कोई बॉल है, उसका घनत्व बहुत ज़्यादा है और उसको सिकोड़ते जाएंगे सिकोड़ करके इतना कर देंगे, उसको छोटा सा कर देंगे, उसका घनत्व तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसमें जितना भी उसका मटेरियल है उसी में है। अगर उसको तोड़ेंगे छोटा छोटा भी, उसमें कई से 2-4 बॉल बन जाएंगे, उसका डेंसिटी इतना ज़्यादा होगा। इसी अनुसार पर उन्होंने भी कहा कि 15 मिलियन साल पहले जो है एक बहुत ही अधिक घनत्व का तारा था जो फूट करके पूरा गैलेक्सी का निर्माण कर दिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल वे पे, एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम का जो है ना डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको पीट करके पतला करके बहुत पतला करके उसको चादर बना दिया जाता है। मिठाई उठाई जब आप खाने जाइएगा तो उसके ऊपर जो है ना एक चमकीला परत लगा होता है, जो वही परत बोलते हैं चांदी का परत है, ऐसा नहीं होता है, वो एल्यूमिनियम का ही परत होता है, ठीक है। तो मैं शुरू से ही आपको ये कहते आ रहा हूँ कि अगर हम पृथ्वी से आँख उठा करके अंतरिक्ष की ओर देखें तो हमें बस तारा ही दिखाई देगा या फिर खाली जगह दिखाई देगा, ठीक है, तारे या फिर खाली जगह ही दिखाई देंगे, ये हो गए हमारे तारे। तो अगर हम ऊपर देखें तो हमें बस यही दो चीज़ दिखाएंगे, या तो तारा या तो फिर इसके खाली स्थान, या तो इसके बीच का खाली स्थान, इसे हम कहते हैं स्पेस। दो तारों के बीच के खाली जगह को ही हम स्पेस कहते हैं। अब इसके बाद आए थे कौन, एडविन हब्बल। पिछली वीडियो में मैंने आपको एडविन हब्बल के बारे में बताया था। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपना ही एक जो है दूरबीन बनाया, टेलीस्कोप बनाया, और उसी स्कोप के सहारे पर है जो है गैलीलियो वगैरह का सिद्धांत जो है सत्यापित किया गया था। तो इन्होंने कौन है, एडविन हब्बल, ठीक है, एडविन हब्बल है। और इन्होंने क्या किया कि अपना ही एक जो है टेलीस्कोप का निर्माण किया, और इन्होंने उस टेलीस्कोप को जो है अंतरिक्ष में छोड़ दिया, जिसके सहारे पे इन्होंने बताया फिर वो जो इमेज भेज रहे थे या फिर वो जो है तरंगे जो हमें भेज रही थे, उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो ब्रह्मांड जो है आज भी दूर खिसक रहा है अपनी जगह में। गैलेक्सीज जो हैं, ये हैं गैलेक्सी, इसके आजू बाजू जितने भी तारे हैं आज भी विस्तारित हो रहे हैं, फैल रहे हैं, दूर जा रहे हैं। कोई शक्ति है जो इन्हें आज भी चारों तरफ खींच रही है, ऐसा एडविन हब्बल ने कहा, ठीक है। जिस दिन ये शक्ति खत्म हो जाएगी, जिस दिन इनको खींचने वाली शक्ति जो है खत्म हो जाएगी, ये फिर से जो है आपस में आकर के जुड़ने लगेंगे। जितने भी तारे जो अलग हुए हैं, ये सारे जो हैं सारे के सारे तारे या फिर सारे गोले जो हैं आपस में आकर के जुड़ने लगेंगे, ऐसा एडविन हब्बल ने बताया था, ठीक है। तो जब ये उस समय जो फूट करके अलग हुए थे, ठीक है,
किसी खिंचाव के कारण जो है वो तारे फूट करके अलग हुए थे, ऐसा बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमेंतेरे ने बताया। तो उसी को एडविन हबल ने कहा कि जब वो शक्ति खत्म हो जाएगी तो फिर से वो पास आकर को है जो सिकुड़ने लगेगी, सटने लगेंगे, सारे तारे जो दूर दूर हुए हैं वो आपस में आके सटने लगेंगे। तो वो सटने के सिद्धांत को फिर कहा जाएगा क्रंच, जो जुड़ेगा उसे कहा जाएगा क्रंच, और उसके सिद्धांत को कहा जाएगा सुपर क्रंच। सुपर क्रंच। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि अगर सारे तारे आपस में आकर के फिर से जुड़ जाएं, फिर से अगर वो बड़ा तारा बन जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा फिर सुपर क्रंच। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखिए शुरुआत कहाँ से हुआ था, इन लोगों के हिसाब से ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी बिग बैंग थ्योरी से, बिग बैंग से, महाविस्फोट से बना। पहले क्या पहले उसके बाद बना, ये पहले विस्फोट हुआ, उसके बाद बना ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड बना विस्फोट के बाद से जिससे फिर आए स्टार, और उसके बीच जो खाली बच गया जगह उसको हम कहने लगे स्पेस। उसके बाद फिर बना क्लस्टर, कैसे लिखते हैं भाई, क्लस्टर आप सही लिख लीजिएगा, क्लस्टर। उसके बाद फिर आ गया आकाशगंगा बना उसके बाद। ठीक है, उसके बाद फिर बना तो क्या, तारामंडल। उसके बाद बन जाता है नक्षत्र के बाद फिर हमारे बने सौरमंडल के बाद फिर हमारे बन गए ग्रह। तो इन दोनों के अनुसार से जो है ब्रह्मांड का निर्माण इस सिद्धांत के आधार पर ही हुआ है। पहले एक विस्फोट हुआ जिससे फिर ब्रह्मांड बने, ब्रह्मांड और उसी विस्फोट के कारण फिर कई तारे बन गए, और फिर जो तारों के बीच में खाली जगह था उसे हम स्पेस कहने लगे, और उनमें जो फिर आकाशगंगाएं बने उनको हमने 3 ग्रुप में जोड़ दिया जिससे हम क्लस्टर कहने लगे। ठीक है, उसके बाद फिर आकाशगंगा, फिर उसके बाद तारामंडल, तारों की संख्या को तारामंडल कहने लगे, फिर नक्षत्र आए, और फिर आया सौरमंडल, और फिर आया ग्रह। अगर इन सब को फिर से वो शक्ति जो है जो खींच रही है वो शक्ति अगर ख़त्म हो जाए और फिर से जो है इनको ऊपर ऐसे समेट दिया जाए तो ये फिर से जो है बिग बैंग का एक रूप ले लेगी, एक ठोस गोले का रूप फिर से ले लेगा। समझ गए? इनके अनुसार से जो यही है कि अगर इन सभी को फिर से सिकोड़ दिया जाए, इनका अस्तित्व फिर से ख़त्म कर दिया जाए तो उससे फिर से जो है ये एक ठोस तारे का रूप ले लेंगे। अगर इसका सटीक आप लोगों को मैं एक वो दूँ, क्या कह सकते हैं, सटीक एग्जाम्पल दूँ तो मेरे अनुसार होगा वो एक एग्जाम्पल क्या दूँ आपको, हाँ मान के चलिए ये है लड्डू, बेसन के लड्डू नहीं है, ये है बूंदी का लड्डू। ठीक है, ये बूंदी का लड्डू है जो बूंदी से ऐसे ऐसे करके जो है बना है। ठीक है, ये है हमारा अधिक डेंसिटी वाला गोला तारा जॉर्ज लेमेंतेरे के अनुसार। ठीक है, जॉर्ज लेमेंतेरे के अनुसार ये हो गया अधिक डेंसिटी वाला तारा जो फूट गया। अगर वो लड्डू जो है मैंने उस लड्डू को जोर से दबा दिया तो फूट गया। फूटने से क्या हुआ कि इससे सारे बूंदी जो हैं दूर दूर बिखर गए, इसके सारी बूंदियाँ जो हैं दूर दूर बिखर गई। ठीक है, अब इस बिखरे हुए बूंदी को हम लोगों ने कहा कर दिया आकाशगंगा, तारामंडल, नक्षत्र, ग्रह। इसी बिखरे हुए बूंदी को जो है हम लोगों ने ये सारे चीज़ें नाम दे दी, इन सारी चीज़ों का नाम दे दिया हम लोगों ने। तो ये फिर क्या, एडविन हबल ने कहा कि नहीं भैया इसको जो है चींटियाँ ले जा रही हैं आंधी तूफान से, ये जो हैं दूर दूर जा रहे हैं। अगर हम उन चींटियों को मना कर दें कि नहीं ये हमारी बूंदी हैं इसे लौटा दो, तो ये फिर ला के जो है आपस में रखने लगेंगे। इसे आपस में जब रखा जाएगा, इसे फिर से जोड़ दिया जाएगा तो ये फिर से जो है एक साबुत लड्डू का रूप ले लेगा, एक साबुत अधिक घनत्व वाले तारे का रूप ले लेगा। ठीक है, तो फिर जो है ये फिर से एक अधिक डेंसिटी वाले तारे का रूप फिर ये आ जाएगा। जो भी टूटा हुआ तारा था ये फिर से बन जाएगा। तो ऐसा जो है जॉर्ज लेमेंतेरे और एडविन हबल ने कहा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है हम आज इतना ही पढ़ेंगे। नक्षत्र के बारे में मैंने आपको मोटा मोटी जानकारी दे दी है, जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
एग्ज़ाम में बस इतना ही पूछा जाएगा कि नक्षत्र की संख्या क्या होती है। अगर ये नहीं पूछेगा तो फिर पूछेगा कि राशि किसे कहते हैं, या फिर एक चैम्बर में राशि का एंगल कितना होता है, तो वो होगा 30 डिग्री। ये 1 महीने में सूर्य जो है इतना घूम जाता है, तो उसे राशि कहा जाता है। और एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं ये पूछा जाएगा, तो 2.25। ठीक है, ये जो है ज्योतिष शास्त्र का है, लेकिन इसे नहीं पूछा जाएगा कि मकर और नक्षत्र ये सारे नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से। उसके बाद ये आ गया बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था। ये बेल्जियम के थे, ईसाई धर्म के बहुत बड़े पादरी थे। ठीक है, और फिर एडविन हब्बल ने क्या कहा, इन दोनों ने क्या कहा, इसे पूछा जाएगा कि फिर बिग बैंग थ्योरी क्या है, स्पेस किसे कहते हैं, किसे मिलाकर के स्पेस कहा ये पूछेगा। ठीक है, तो इसकी जानकारी जो मैंने आपको दी थी। अब इसके बाद जो है हम कल सौर मंडल के बारे में जानेंगे। सौर मंडल के बारे में अगर हम पढ़ लेंगे तो आप लोगों को इन दोनों का सिद्धांत जो है और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही होगा। इसे आप थोड़ा सा डीपली में पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। सरल से सरल शब्द में समझाने की कोशिश कर चुका हूँ। अगर कुछ भी गड़बड़ी होता है, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो दबा के डिसलाइक मार सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।